गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको मैंने आपकी पूरी पढ़ाई के पीडीएफ्स मैंने बना के रखे हैं और धीरे धीरे करके मैं आपको पूरे पीडीएफ्स जो स्लाइड्स मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है उस सारी स्लाइड्स में आपको पीडीएफ द्वारा भेजता रहूंगा। और हर एक टॉपिक पर मैंने 30 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक भी बना ली है जो मैं आपको भेजता रहूंगा, साथ ही में उसकी आंसर की भी भेजूंगा। बट याद रखो, अप टू डेट रहो, किसी भी काम को पेंडिंग में मत रखो, क्योंकि अभी से हमारा जो पीरियड शुरू हो रहा है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पीरियड। और ये पीरियड ऐसा है जिसके आधार पर एनडीए के एग्जामिनेशन में आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपको पढ़ाई पे अभी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, बट अप टू डेट रहो और खुद को अपने काम में व्यस्त रखो। तो आज से हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहां से शुरू होती है, तो कहा ऐसे जाता है कि 1757, 1764 औरंगजेब की मृत्यु के बाद अलग अलग राय है। बट कैसे कि एक ट्रांजिशन का पूरा पीरियड होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ऐसे एक रात में खत्म हुई और दूसरे दिन उठूंगा तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू, ऐसे नहीं होता। एक पीरियड होता है जहां में वो बदलाव हमें दिखाई देते हैं। अभी वो बदलाव कहां से शुरू होते हैं, तो औरंगजेब की डेथ से शुरू होते हैं। और खत्म कहां पर होते हैं, तो वो होते हैं 1764, मतलब बक्सर की लड़ाई के साथ। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश पावर्स ने यहां पर पॉलिटिकल एक एरिया, ज्योग्राफिकल एक एरिया कॉन्कर करके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बट सबसे पहले ये याद रखना है कि ये ब्रिटिश और यूरोपियन पावर्स भारत कब आए और क्यों आए, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। ये चार्ट आपको दिखाई देगा होगा। 4 यूरोपियन पावर्स के नाम यहां पर लिखे हैं, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अभी आपको यह समझना है कि इस चार्ट में जो दिया गया है, इस टेबल में जो दिया गया है, कौन कब आया था और फर्स्ट सेटलमेंट कहां पर हुई थी, क्योंकि इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए के एग्जामिनेशन में, करके आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसकी सेटलमेंट कहां पर हुई थी, फर्स्ट सेटलमेंट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये याद रखो। अभी पॉइंट ये है कि ये ब्रिटिश पावर्स आए क्यों थी। देखो, कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर है, तो ये शहर तुर्कों ने जीत लिया था। तो तुर्कों ने जीतने के बाद किन से जीता था, तो वो यूरोपियन पावर्स ही थे। तो इनसे जीतने के बाद इस शहर पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अभी भारत का यूरोप से बहुत पुराना व्यापार है और व्यापार का जो मार्ग था वो इस कॉन्स्टेंटिनोपल शहर से होके जाता था। अभी यूरोपियन लोगों को जो ट्रेड भारत से करते थे वो करने के लिए अभी रास्ता नहीं था, क्योंकि तुर्क वहां से जाने नहीं देते थे। तो क्या था कि भारत के साथ यूरोपियन कंट्रीज का जो व्यापार चलता था वो बहुत ही किफायतशीर था। तो यूरोपियंस ने क्या किया कि समुद्री मार्ग से रास्ता ढूंढ निकाला। किसने निकाला, वो थे वास्को दी गामा। 1498 सीई में वास्को दी गामा ने भारत का, यूरोप से भारत आने का एक सी ट्रेड रूट उसको ढूंढ लिया। अभी क्या होता है कि पोर्तुगाल के बाद, पोर्तुगीज जो थे उनके बाद डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए। अभी क्यों आए, तो ट्रेड एक मेन कारण था। अभी ये ट्रेड इतना महंगा था कि समझो अगर मैंने यहां पर 6000 की कोई वस्तु खरीदी है भारत में, तो यूरोप में जाकर मैं उसको 60,000 से बेचता था। 10 गुना ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलता है। तो इतना ज्यादा बेनिफिट मिलना है तो जायज सी बात है कि ट्रेड तो बढ़ेगा ही। इसीलिए इतनी सारी यूरोपियन पावर्स भारत में आके बैठ गई। अभी वास्को दी गामा जो था वो कालिकत बंदर में आया था।
झामोरियन नाम का एक राजा वहां पर राज करता था, छोटा सा उसका स्टेट था। अभी क्या होता था कि कैसे भी आए और यहां पर ट्रेड शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या हुआ है कि पहले राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ मैं यहां पर ट्रेड करना चाहता हूं, इन चीजों का मैं ट्रेड करना चाहता हूं। अगर राजा परमिशन दे तो ही मैं ट्रेड कर सकता था। अभी क्या क्या चीजें थी वो भी हम जरा जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश का ये एक बात हम ध्यान रखते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत में किसकी परमिशन से आए थे, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ब्रिटिशर्स से ही रिलेटेड है, तो उनके बारे में जानना जरूरी होता है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। अभी 31 दिसंबर 16 सेंचुरी, इस डेट को क्या होता है कि एक रॉयल चार्टर मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा रॉयल चार्टर मिलता है, तो वो है एलिजाबेथ फर्स्ट, इनसे रॉयल चार्टर मिलता है। क्या चार्टर में क्या लिखा होता है कि आपको अनुमति है कि आप ईस्टर्न कंट्री के साथ व्यापार कर सकते हो। तो अभी यही चार्टर लेके वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत में आए। अभी वो व्यापार किन चीजों का करना चाहते थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज कॉटन, इंडिगो, सिल्क, साल्टपीटर, ओपियम एंड टी, इन चीजों का व्यापार करना चाहते थे। तो ये जो है ये मेन कारण था। अभी इनकी जो फर्स्ट सेटलमेंट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कहां पर थी, सूरत। बट ऐसे ही इनको परमिशन नहीं मिली, व्यापार करने की परमिशन उस समय राजा से लेनी पड़ती थी। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। तो हॉकिंस नाम का एक अधिकारी था कंपनी का, वो मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आया था। ये देखो, ये आया था 1608 में, कहा जाता है 1608 में आया था। डेट के आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट कौन ब्रिटिश अधिकारी मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आया था, आंसर क्या रहेगा, हॉकिंस। हॉकिंस नाम का अधिकारी ये जहांगीर के दरबार में आया था, बट जहांगीर ने उसको परमिशन नहीं दी शुरुआत में, जहांगीर ने उसको बाद में परमिशन दी, और वो जब परमिशन दी तब वो अधिकारी कौन था, तो वो था थॉमस रो। उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्होंने पहली सेटलमेंट अपनी सूरत में बना ली थी, ठीक है। उसके बाद में 1610 में जिसको हम मछलीपट्टनम से जानते, अभी वो मछलीपट्टनम है, तो कहां पर है, ये अभी आंध्र प्रदेश में है। अभी क्या होता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ ट्रेड में इंटरेस्ट रखती थी, और ट्रेड में उसको जो भी कॉम्पिटिटर मिलता था उसके साथ वो बैटल करते थे, चाहे वो यूरोपियन कंट्री ही क्यों ना रहे। तो ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, इन सभी को कंपटीशन से हटा दिया। इन सारों के साथ उनके वॉर हुए, जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या होता है कि यहां पर पावर्स, मतलब सबसे बड़ी यूरोपियन पावर्स कह के सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है। हालांकि हमें यह दिखता है कि गोवा में पोर्तुगीज फिलहाल इंडिपेंडेंस के बाद भी व्यापार करते थे, बट ऐसे छोटे छोटे ही कुछ एरिया उनके लिए बचे थे जहां से वो ट्रेड कर सकते थे। बट बाकी सारा भारत का एरिया किसने कॉन्कर कर दिया था, तो वो थे ब्रिटिशर्स। तो आगे देखते हैं, सर थॉमस रो, इनको 1612 में किसने परमिशन दी, तो वो थे मुगल एम्परर जहांगीर, इन्होंने ही परमिशन दी। तो ये बात याद रखनी है, सर थॉमस रो थे जिनको परमिशन मिली भारत के साथ व्यापार करने की। तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की उस समय की सिचुएशन क्या थी। अभी इस समय में जहांगीर राज करते थे, बराबर है। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई, और इसी का परिणाम हो गया कि
ये अवध का स्टेट है, यहाँ पर बंगाल का स्टेट है, हैदराबाद का स्टेट है। ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे मुगल एम्पायर के भाग थे, तो ये जो भाग थे इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अभी क्या होता है कि इसी का फायदा उठा के ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। अभी व्यापार की जो परमिशन थॉमस रो को मिली थी वो व्यापार मुफ्त में नहीं कर सकते थे, हालांकि उसके अलावा उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड का टैक्स भरना पड़ता था। वो टैक्स किसको देना पड़ता था? मुगल एम्परर को। रेवेन्यू का एक साधन था ट्रेड। तो क्या होता है कि ये ड्रास्टिक चेंज यहां पर मुगल एम्परर जो फारुखसियार है एक डिसीजन लेता है, जिस डिसीजन के तहत ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको भारत में मुफ्त में व्यापार करने की परमिशन मिलती है। कौन बादशाह देता है? मुगल एम्परर फारुखसियार। यही सबसे बढ़िया कारण है कि जिस कारण की वजह से भारत के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशों का इंटरफेयर होना शुरू होता है। अभी ये कैसे, ये भी जानेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में विदाउट कस्टम्स एंड ड्यूटी ट्रेड करने की परमिशन तो मिल गई। अभी क्या होता है कि ये जो बंगाल का एक भाग था, बंगाल का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स था, तो इस स्टेट में सिराजुद्दौला ये जो है ये राज करते थे। अभी कहते हैं कि 1736 में ही ये बंगाल का जो एरिया था ये इंडिपेंडेंट हो गया था। अलीवर्दी खान नामक एक सरदार ने खुद को वहां का इंडिपेंडेंट एम्परर घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि सेंट्रल पावर वीक हो गई थी। अभी ये अवध का जो ये जो बंगाल का जो नवाब है, इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया था बंगाल का, उस समय का सबसे संपन्न एरिया था। वहां पर पूरी खुशहाली थी, लोगों के साथ, लोगों का जो खेती का व्यापार है या फिर खेती से जो उगता था वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के उससे पैसे मिलते थे, ट्रेड भी अच्छा होता था। और मेन एक बात कि भारत पर जितने भी अटैक्स हुए उन सभी से वो बंगाल का एरिया सेफ रहा। तो कहा जाता है कि उस समय में बंगाल की जो संपत्ति थी वो बहुत बड़ी थी, मतलब आज का जो इंग्लैंड है उससे भी बड़ी थी। इंग्लैंड आज का जो देश है, उस समय में इंग्लैंड की जितनी संपत्ति थी उससे भी बड़ी संपत्ति इस अकेले बंगाल एरिया में थी। तो क्या है कि उस समय में, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, इसको डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और इस समय यह सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अभी इसका झगड़ा होता है ब्रिटिश पावर के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और कारण वही रहता है कि मुगल एम्परर ने क्या कहा था फिर फारुखसियार ने कि कस्टम्स ड्यूटीज का कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री ट्रेड कर दिया था। अभी ये जो चाहता था कि मेरे राज्य में मैं टैक्स लूंगा, आपको फ्री ऑफ टैक्स कोई ट्रेड करने की परमिशन मैं नहीं दूंगा। तो और एक रीजन ऐसा होता है कि इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट बनाने की सोची थी कलकत्ता में, फोर्ट विलियम करके, और उस फोर्ट को उन्होंने पूरी तरीके से तटबंदी बना ली थी। अभी इस तटबंदी के कारण क्या हो सकता था कि अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम और बाहर से हम नहीं देख सकते। तो सिराजुद्दौला का यह कहना था कि ये जो वॉल आप बना रहे हो फोर्ट्स के आजू बाजू में, इसकी मैं आपको अनुमति नहीं देता। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये था कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने कुछ ब्रिटिशर्स को एक बंद कमरे में बनकर पूरे लोगों को उसे ठूस ठूस के भर के कमरा बंद कर दिया, जिसमें ना हवा बाहर जा सकती थी ना अंदर आ सकती थी। तो ऐसे में बहुत सारे ब्रिटिश लोगों की वहां पर मौत भी हो गई। इसका भी जिम्मेदार सिराजुद्दौला को माना जाता है, हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते। अभी ये जो सारे रीजंस थे, इसका परिणाम ये हुआ कि फर्स्ट हमें जो बैटल दिखती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई इंडियन पावर की, तो बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल में क्या होता है कि
बंगाल का जो नवाब है वो हार जाता है। अभी क्यों हार जाता है ये भी जानेंगे। प्लासी की बैटल 1757 में हुई थी। अभी सिराजुद्दौला का जो सरदार था, सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर क्या करता है, वो करप्ट हो जाता है। किसको? वो क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ पैसे ले लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको वचन दे देती है कि भाई जैसे ही सिराजुद्दौला अगर हार जाता है तो नेक्स्ट नवाब तुम बनोगे। तो वो लालच में फंस जाता है और बेचारा सिराजुद्दौला हार जाता है। अभी क्या होता है, बात जो हुई थी उसके तहत मीर जाफर नवाब बन जाता है। बट ये मीर जाफर जो था ये एक वॉरियर्स था, इसको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या होता है कि लोग इसके ऊपर भड़क उठते हैं क्योंकि उसने राजा के खिलाफ भी दगाबाजी की थी और वीक तो था ही। अभी क्या होता है कि लोग उसको हटाना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के ध्यान में ये बात आ गई कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो जमाई था तो उसको ही अवध का नवाब बना लिया, जिसका नाम था मीर कासिम। अभी मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जो है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन वाला था और वो क्या करता था, अभी ब्रिटिशों ने मीर जाफर को क्यों सत्ता में बिठाया, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टेट में इंटरफेयर कर सके और नवाब जो है वो हाथ की कठपुतली बना बैठे। बट मीर जाफर ये तो वीक था, बट मीर कासिम ऐसी बातें, ऐसा इंटरफेरेंस अपने राज्य में नहीं चाहता था। तो ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को राजा बना लिया, नवाब बना लिया बंगाल इस प्रदेश का। अभी ये जो मीर कासिम था ये दुखी हो गया। अभी इसने क्या किया कि दिल्ली का शासक, दिल्ली का बादशाह, अवध का नवाब और खुद, ऐसे तीनों की कंबाइंड आर्मी ने ब्रिटिशों के साथ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बक्सार, जो कब हुई थी 1764 में। बट क्या होता है कि ये तीनों की जो अलायंस है ये भी यहां पर हार जाती है, ब्रिटिश फिर से जीत जाते हैं और उसी का परिणाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद ट्रीटी में क्या होता है कि दीवानी और निजामत, ये जो दो अधिकार होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों अधिकारों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अभी इसका परिणाम ये होता है कि यहीं से बैटल ऑफ बक्सार और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये दोनों नाम याद रखने हैं। बैटल ऑफ बक्सार कब हुई थी 1764 में और जस्ट इसके बाद ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। मतलब इस बैटल का अंत ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। तो इस बैटल के साथ निजामत और दीवानी के अधिकार एक दूसरे से अलग हो गए। अभी परिणाम क्या होता है इसका भी हम जानेंगे। अभी इस परिणाम के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स में ब्रिटिश कंपनी का इंटरफेयर शुरू होता है। अभी इंटरफेयर ना सिर्फ शुरू होता है बल्कि ये जो धन धान्य से संपूर्ण प्रदेश था बंगाल का, इसको लूटना शुरू कर दिया। एक्चुअली में उसको लूटना शुरू कर दिया ब्रिटिश अधिकारियों ने। कैसे? तो जिससे भी कुछ मिलता है गिफ्ट ले लो, बराबर है, जिससे भी कुछ, जिसके पास भी कुछ पैसा है उससे छीन के ले लो। ऐसी तरीके से पूरे ब्रिटिश अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। अभी ये जो भ्रष्ट अधिकारी थे इन पर तो कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, तो इसी कंट्रोल के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अभी इसके बारे में भी हम जानेंगे, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से पुकारा गया। अभी 3 प्रेसिडेंसीज थी तब भारत में। वो पहली प्रेसिडेंसी थी मुंबई, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बंगाल। यहां पर एक प्रेसिडेंट था, तीनों के अधिकार सेम थे। अभी ये ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्कर कर लिया था तो कुछ इंटरकनेक्शन होने तो चाहिए सारों के बीच में। अभी इंटरकनेक्शंस तो थे बट उसमें भी सबसे ज्यादा महत्व किसका रहेगा ये भी बात डिक्लेयर नहीं थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि कुछ नियम बनाए गए जिसके बारे में हम जानेंगे। बट याद रखो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब तीनों प्रेसिडेंसीज के हेड में सबसे ऊंचा कौन रहेगा, तो वो रहेगा
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ऊंचा रहेगा और उसका कहना अंतिम रहेगा। यही यहां पर अभी यही बात हमें याद रखनी है। अभी ब्रिटिश पावर्स का फाउंडेशन, ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को इसी की वजह से भारत में ब्रिटिश सत्ता का मूल सत्ताधारक और सत्ता स्थापित करने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही अपनी कूटनीति से ही ब्रिटिशर्स को बंगाल का एरिया जीत के दिया था और बैटल ऑफ प्लासी में उसने जीत हासिल की थी। अभी क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ये दोनों ने ये लड़ाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटिश अधिकारी करप्ट हो गए थे, बराबर है, तो उसने क्या किया, ये जो नया कॉन्कर किया गया एरिया है इसकी सेटलमेंट के लिए एक नया सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया। कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहां पर बनाना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए उसने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद रखो, रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अभी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है ये भी हम जानते हैं। अभी ये दीवानी और निजामत, जैसे मैंने कहा था, ये जो है ये अलग अलग अधिकार है। दीवानी मींस राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन का अधिकार, टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग, और निजामत का जो अलग ये जो डिपार्टमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का डिपार्टमेंट। अभी टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली बंगाल की, और निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? नवाब के तरफ थी। सेपरेट दो डिपार्टमेंट्स बना ली। अभी कंपनी कमर्शियल थी, उसको पैसे के सिवा और कुछ दिखता नहीं था, तो टैक्सेशन की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने तरफ रख ली, और जो भी मतलब अपनी पूरी आर्मी को संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना है, बाकी स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना है, ये बाकी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नवाब के ऊपर सौंप दी, और पैसे का जो व्यवहार था वो कंपनी ने खुद अपने हाथ में रख लिया। ये जो दोनों बाजुएं हमें दिखती है, दो डिपार्टमेंट्स सेपरेट दिखते, इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहा गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अभी जैसे मैंने कहा था मीर जाफर, इसने क्या किया था? दगाबाजी की थी अपने खुद के ही राजा के खिलाफ, और जिसका कारण यह होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। अभी कॉन्करर ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। अभी आगे जानते हैं सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद ट्रीटी में जो है मीर कासिम, शुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब है, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की कंबाइन आर्मी ने बैटल ऑफ बक्सर में किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट परिणाम क्या होता है? तीनों की अलायंस पावर हार जाती है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ही निजामत के और दीवानी के जो अधिकार थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बात अभी याद रखो। अभी आगे क्या होता है? सब्सिडियरी अलायंस। ये ब्रिटिशर्स बहुत ही दिमाग वाले थे, मतलब युद्ध न करके भी यहां का जो पॉलिटिकल एरिया है वो जीतना चाहते थे। अभी युद्ध न करके कैसे? तो इसका ही नाम है सब्सिडियरी अलायंस। इसकी कुछ कंडीशंस थी। अभी ये जो समय था भारत में, यहां पर हमें हैदराबाद का निजाम दिखता है, बराबर है, अवध में शुजाउद्दौला है, ठीक है, उसके बाद में हमें साउथ में टीपू दिखते हैं, उसके बाद में मराठाओं की पावर है, बराबर, मराठाओं में भी अलग अलग यहां पर हमें अलग अलग पावर्स दिखती है, जैसे कि उनके कुछ फ्यूडल्स थे, जैसे बाजीराव ने बहुत बड़ा एरिया कॉन्कर कर लिया था भारत का, तो इतने बड़े एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अकेले ने संभालना जमता नहीं था, तो उसने कुछ फ्यूडल्स वहां पर अधिकारी नियुक्त किए, जैसे कि इंदौर में होलकर थे,
ग्वालियर में शिंदे थे, धार में पवार थे और नागपुर में भोसले थे। तो ऐसे एरिया थे यहां पर, और पुणे में पेशवे थे। ऐसे यहां पर जैसे एरिया था उसका सेपरेट एरिया करके उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर सरदार के तरफ दी। इंदौर के पास का एरिया कौन संभालेगा? होलकर। ग्वालियर के पास का कौन संभालेगा? तो वो थे शिंदे। ऐसे सरदार के नाम थे। तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पावर्स थे भारत के, ब्रिटिशों ने यहां की एक बात समझ ली थी कि ये आपस में ही झगड़ते हैं। इनको नेशनैलिटी नाम की कोई चीज यहां पर इनको मालूम नहीं है और नेशन नाम की कंसेप्ट से ही ये दूर है। इनको कोई जानकारी नहीं कि नेशन क्या होता है, अपने लोग क्या होते हैं, कुछ मालूम नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठा के उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस शुरुआत की। अभी इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं सब्सिडियरी अलायंस लेता हूं, समझो अगर मैं हैदराबाद का निजाम हूं और मुझे लगता है कि मैंने सब्सिडियरी अलायंस लेनी है, तो क्या होता है कि इसका फायदा यह होता है कि अगर कोई फॉरेन पावर्स या फिर भारत का कोई भी दूसरा स्टेट, समझो मराठाओं ने हैदराबाद के निजाम पर अटैक किया और निजाम ने सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लिया है, तो क्या होता है कि ब्रिटिशों का जो सैन्य है वो हैदराबाद के निजाम की मदद करेगा। किसके खिलाफ? कोई भी जो पावर है जो उसके साथ लड़ती है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें आर्मी की मदद मिल जाती थी ब्रिटिश की, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जिसके कारण हमारा पूरा भारत बंदी बन के रह गया। अभी यहां पर हमें इंडिपेंडेंस के बाद नियर अबाउट 564 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसी स्टेट्स दिखते हैं। जो प्रिंसी स्टेट्स दिखते हैं वो इसी का परिणाम है। अभी ये जो है, ये सब्सिडियरी अलायंस की टर्म्स हालांकि फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स ने इंट्रोड्यूस की थी, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने इंट्रोड्यूस की? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। अभी इसके जो नियम थे वो हम जानते हैं कि an Indian ruler entering into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed force and accept British force in his territory। मतलब क्या होता है कि समझो हैदराबाद के निजाम का एग्जांपल लेते हैं, तो ब्रिटिश आर्मी उस समय के लिए हैदराबाद के निजाम के पास रहेगी। अभी इसके बदले में आर्मी का पूरा खाने पीने का खर्चा हैदराबाद के निजाम को करना पड़ेगा। अभी इस मदद के बदले में हैदराबाद के निजाम को ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ेंगे। अभी समझो अगर पैसे वो नहीं दे पाया टाइम पर, तो क्या होता था कि हैदराबाद का जो स्टेट था उसका जितना ज्योग्राफिकल एरिया था उसका एरिया धीरे धीरे करके, अगर पैसे नहीं है तो वो हमें एरिया भी दे सकता था। किसको? ब्रिटिशर्स को। अभी ये जो बात थी ये बड़ी ही इंडियन स्टेट्स के लिए बड़ी दुखदायक थी क्योंकि पैसे नहीं थे और एरिया धीरे धीरे करके कॉन्कर हो जाता था और हैदराबाद का जो निजाम था वो पूरी तरीके से अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पावर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स में आ जाती थी। तो ये जो था वो सब्सिडियरी अलायंस का ड्रॉबैक्स था। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कि इंडियन स्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और भी इसके कुछ नियम थे। समझो अगर हैदराबाद के निजाम ने सब्सिडियरी अलायंस लेके रखा है तो उनका जो पूरा पत्र व्यवहार था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहता था। वो जो स्टेट था जिसने सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार किया है वो किसी यूरोपियन पावर्स के साथ अपना अलायंस नहीं करेगा। युद्ध के पहले पूरी जानकारी जो है ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हैदराबाद के निजाम के दरबार में पूरे टाइम के लिए रहता था। ये जो थे ये पूरे नियम थे सब्सिडियरी अलायंस के। आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, लेक्चर पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट्स के आधार पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।